हेलो स्टूडेंट्स, एप ब्लॉक की नेक्स्ट सीरीज को अपन स्टार्ट करें, नेक्स्ट सेशन को अपन स्टार्ट करें तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड्स को अपन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से संबंधित डिस्कशन अपन प्रीवियस वीडियो में कर चुके। अब केमिकल प्रॉपर्टीज का मीनिंग ये है कि लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन किन किन के साथ में कौन कौन सी रिएक्शंस में होता है। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे हाइड्राइड्स का। देखो, हाइड्राइड्स का अगर अपन डिस्कस करें तो अपन ये कह सकते हैं कि जो हाइड्राइड है वो बाइनरी कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब हाइड्राइड्स का मतलब यहाँ से H- रिलीज होता है। तो एक रिएक्शन दे रखी है अपने, जैसे Ln प्लस ये यहाँ पर H2 और चेंज होता है LnH2 में, ये लेंथेनाइड का हाइड्राइड है। अब अपन ने ये कहा था स्टार्टिंग में जब अपन जनरल डिस्कशन कर रहे थे कि लेंथेनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 होती है। अब यहाँ पर हाइड्राइड में अगर अपन चर्चा करें, डिस्कस करें तो लेंथेनाइड है, लेंथेनाइड का हाइड्राइड बन रखा है। इसमें लेंथेनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, यहाँ अक्स इसको मानेंगे, एक H पे माइनस है हाइड्राइड है तो 2 पे कितना होगा -2 = 0 है ना, यहाँ बीच में प्लस साइन है तो अक्स = अपने पास में कितना हो जाएगा +2, जबकि लेंथेनाइड तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 है। बस ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर स्टूडेंट्स कि ये LnH2 है। देखो इंपॉर्टेंट कैसे बन जाता है कोई चीज़, इंपॉर्टेंट इस वजह से बन जाती है कि जो वास्तव में जैसा दिखता है वैसा शो नहीं करता है केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो वो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है। LnH2 है तो यहाँ पर लेंथेनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट देखने में तो कितनी हो रही है +2, लेकिन वास्तव में यहाँ पे लेंथेनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3। अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट बन गया और ये जिज्ञासु प्रवृत्ति भी अपनी हो गई कि लेंथेनाइड की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में कैसे होगी। तो ध्यान रखना, नोट डाल के मैंने एक बात लिख रखी है कि जो LnH2 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, जिसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से कि Ln +3, इसको LnH2 को लिख रहा हूं मैं कैसे, LnH-2, ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है यहाँ पर और ये एक इलेक्ट्रॉन आयन की तरह व्यवहार करता है। यहाँ पर अगर आयन की तरह व्यवहार करता है तो 2 H- आयन हो गए और एक ये हो गया, तो बताओ कितने हो गए, 3 पॉजिटिव को इन 3 नेगेटिव ने न्यूट्रल कर दिया। तो इस वजह से लेंथेनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी होती है +3। अगर यहाँ पर हाइड्राइड के साथ में इलेक्ट्रॉन फ्री कंडीशन में होता है तो उसको मेटल इलेक्ट्राइड कहते हैं। और आपको इस बात की जानकारी है कि जब बात कंडक्टिविटी की जाती है तो कंडक्टिविटी में अपन ने पढ़ा लिखा देखा है कि कंडक्टिविटी किसी भी आयन या किसी भी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कि जितनी ज्यादा चालकता या गतिशीलता आयन या इलेक्ट्रॉन की होती है उतनी ही रिलेवेंट स्पीसीज की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो ये जो लेंथेनाइड के हाइड्राइड्स हैं ये क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और हाई प्रेशर पे LnH2 है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, LnH3 में कन्वर्ट कर सकता है। अब LnH3 में कन्वर्ट हो सकता है तो यहाँ तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऐसे ही होगी, यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से ये LnH3 है वो किसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता। तो अपन क्या बोलेंगे कि आपसे कोई पूछे कि कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो LnH2 इज मोर कंडक्टिव कंपेयर देन LnH3, है ना। LnH2 क्यों है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है और वो मोबिलिटी शो करेगा, ठीक है। अब अपन बात करें कि केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो हाइड्राइड्स पहली रिएक्शन की बात कर ली अपन ने। सेकेंड रिएक्शन अपन पढ़ते हैं इसमें, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ में अपन रिएक्शन करवाएं तो क्या कहें कि लेंथेनाइड के ऑक्साइड बनते हैं यहाँ पर Ln2O3 एक्सेप्ट सीरियम। अब देखो सीरियम के अलावा सारे जो लेंथेनाइड है वो इस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों, हमेशा याद रखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इक्वेशन को कोई जीओसी नहीं लगती कि रिएक्शन मैकेनिज्म अपन देख सकते हैं, तो फिर कैसे पता करें कि रिएक्शन सही है कि नहीं या रिएक्शन हुई है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए अपन या तो देखते हैं कि पर्टिकुलर मेटल स्पीसीज या पर्टिकुलर एटम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, गिवन इनऑर्गेनिक रिएक्शन में वो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है क्या, दैट मींस वो रिएक्शन पॉसिबल है। एक तो ये तरीका होता है, एक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की हेल्प से भी अपन देख सकते हैं। तो Ln2O3 को मैं लिखता हूं, जनरल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करे तो लेंथेनम के ऑक्साइड ये बनने चाहिए। कारण क्या है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहाँ पर एक लेंथेनाइड की अक्स माने तो 2 की कितनी होगी 2x,
प्लस एक ऑक्सीजन की कितनी होती है 2, तो 3 की कितनी हो जाएगी -6 इज इक्वल्स टू 0, यही होगी। तो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 6, और यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो इसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है। अब देखो सीरियम है, इसका याद रखना है, जो अलग होता है ट्रेंड से हटकर होता है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को अपन डिस्कस कर चुके। तो C2O3 है, उस वो क्या है, उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CeO2 रादर देन Ce2O3 इज रिप्रेजेंटेड एज, सीरियम और ऑक्सीजन है, ये Ce2O3 बनना चाहिए, लेकिन बनता क्या है CeO2 बनता है, तो इसको याद रखना है। सारे के लेंथेनाइड ऑक्साइड बनाते हैं Ln2O3 टाइप के, लेकिन सीरियम के केस में ये हो जाता है। कारण क्या है मैं बताता हूं, सीरियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके Ce2O4 बनाता है। अब मुझे बताओ यहां पर इसका रेशियो कितना है 2:2, बोलो 2:4, और 2:4 को अपन और आसान करें तो 1:2 हो जाएगा सीरियम और ऑक्सीजन का। अच्छा, सीरियम की इस कंडीशन में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +4, और इस कंडीशन में भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +4। इस चीज को अपन ऑक्सीडेशन स्टेट में डिस्कस कर चुके कि सीरियम +4 में एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि +4 में ये वैकेंट या इसमें किसी तरह के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं, इस वजह से ये मोर स्टेबल होता है, ठीक ना। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के रूप में भी काम में लिया जाता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में अपन यूज करते हैं, इस चीज को पढ़ चुके। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया, सीरियम के ऑक्साइड इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ पे, क्योंकि वो ट्रेंड से हटकर रिएक्शन दे रहे हैं। अब CeO2 की एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्ट्रक्चर कैसी होती है, फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर होती है। फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, याद करो 4:8 रेशियो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4:8, तो इसका डबल होगा। तो यहाँ जो सराउंडिंग है या सेंट्रल एटम है, सेंट्रल मेटल है, उससे डबल सराउंडिंग या सब्सिडरी एटम रहेंगे, तो इससे डबल ही है यहाँ पर। तो 4:8 रेशियो होता है फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर का, तो फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर इस वजह से यहाँ पर हो गई। ओके स्टूडेंट्स, फिर आगे बढ़ते हैं। अब साथ में मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, रिक्वेस्ट इस वे में करना चाहूंगा, क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं वो ए ब्लॉक एलिमेंट के का वो लेवल पढ़ रहे हैं जहां से क्वेश्चन आरपीएससी मुख्य रूप से पूछती है, इसलिए इस आप लोग ये जो भी मैटर पढ़ रहे हो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो भी आप लोग पूछें, बताएं। नेक्स्ट स्लाइड अपन लेते हैं। अब हेलाइड्स के साथ में रिएक्शन, ये मैनुअली लिखी है मैंने, हेलाइड्स के साथ में देखो रिएक्शन किस तरह से अपन बता सकते हैं। सबसे पहले जनरल रिएक्शन मैंने करवा रखी है, इनमें कोई विशेष ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कोई चीज, कुछ चीजें इलेक्ट्राइड के रूप में इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताऊंगा आपको। देखो लेंथेनम है, वो हेलोजन के साथ रिएक्शन करके LnX3 बनाती है। आपको पता है एक अक्ष पे कौन सा -1 चार्ज होता है, तो 3 पे -3 हो गया, तो लेंथेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई +3, लेंथेनाइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई +3। अब देखो, अब आपसे कोई पूछे कि आप हेलाइड पढ़ रहे हो तो हेलाइड बनाएं कैसे, तो लेंथेनाइड के जो लेंथेनाइड्स के जो ऑक्साइड है उसकी अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर बोलते हैं उसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो अपने पास में LnCl3 बनता है, क्लोराइड बनता है, ठीक है। अब जनरल फॉर्मूला अपन क्या बोलते हैं, LnH3 है जनरल फॉर्मूला, तो और अक्स क्या हो सकता है, कोई भी हेलाइड हो सकता है। ओके, अब लेंथेनम की रिएक्शन अगर अपन कोई भी अपन टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में जिक्र करते हैं, कि चर्चा करते हैं। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अब अपन पढ़ने लेंथेनम की रिएक्शन अपन LnX3 के साथ में करवाएं तो LnX2 बनता है। अब देखो ये LnX2 बनता है, तो अब आयोडीन अगर मान लो हो तो LnI2 हो गया, हुआ कि नहीं। और लेंथेनाइड में मान लो मैंने ले लिया La और आयोडीन तो LaI2, ठीक है। इसी तरह से अपन रिएक्शन करते हैं। देखो अब मैं जो मेन बात बताने चाह रहा हूं, LaI2 की बात कर रहे हैं, तो इसकी बात करेंगे अपन लेंथेनाइड में। यहां पर भी जिस तरह से लेंथेनम के हाइड्राइड में लेंथेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट या लेंथेनाइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी, मैं बार बार लेंथेनम बोल रहा हूं, ये है लेंथेनम, तो ये लेंथेनाइड्स है, इसको थोड़ा सा सुधार करें, ये लेंथेनम +3 है ना। LaI2 में है ये कंडीशन, आप बाकी Cl Br F इसमें अपने आप से नहीं लगा देना, ठीक है। La+3 और I- यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो वही कंडीशन हो गई। फ्री कंडीशन में
+3 हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट, ये फ्री कंडीशन में, और फ्री कंडीशन में होता है तो मेटल इलेक्ट्राइड बोलते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री कंडीशन में होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या करता है, कंडक्शन करता है। अब ये जो ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं इनको, रेयर अर्थ मेटल भी बोलते हैं, रेयर अर्थ मेटल, दुर्लभ मृदा धातु भी बोलते हैं इनको, और इनर ट्रांजिशन भी बोलते हैं। ये मेटल होते हैं, इनकी शाइनिंग नेचर होती है, और शाइनिंग नेचर होने के पीछे रीजन क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ओसिलेट करता है तब वो शाइनिंग नेचर होती है। तो मेटेलिक लस्टर इसी को बोलते हैं, शाइनिंग नेचर को। तो मेटेलिक लस्टर, इलेक्ट्रॉन ओसिलेट कब करेगा, गमन कब करेगा वो, है ना, तभी दोलन करेगा जब वो फ्री होगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इनकी मेटेलिक लस्टर का कारण होता है, धात्विक चमक होती है इनमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बाइड्स। अब कार्बाइड में भी अपन क्या जानते हैं कि कार्बाइड होते क्या है, कार्बाइड में जैसे हाइड्राइड में H- जाता है, वैसे कार्बाइड में भी C- जाता है। ठीक है, तो लेंथेनम की या लेंथेनोइड की कार्बन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क यहाँ पे इनकी प्रेजेंस में, मतलब बहुत ज्यादा स्पार्क किया जाता है, तब जाकर लेंथेनोइड के कार्बाइड बनते हैं, और इनका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। अब एक चीज अपन पहले जैसे एस ब्लॉक में भी अपन इस बात को पढ़ चुके, पी ब्लॉक में भी थोड़ा बहुत डिस्कस अपन ने किया था, जनरली एस ब्लॉक की बात में करना चाहूंगा। देखो, कैल्शियम के कार्बाइड अपन ने पढ़े हैं, और कार्बाइड कोवेलेंट टाइप के भी होते हैं, सोल्ट लाइक कार्बाइड भी होते हैं। यहां पर देखो इस कार्बाइड, इसकी अगर अपन जनरल स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे इसी की कर लो Ln4C2 का होल थ्राइस, है ना, तो अपने को इसको इस फॉर्म में लेना पड़ेगा। अब ये जो C2- है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कार्बन कितने, 2, और दोनों पे 2 नेगेटिव चार्ज है। अब मुझे बताओ इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, H+ दे दूं मैं इसको, तो मेरे पास में क्या बन गई, एसिटाइलिन बन गई। अब कई बार क्वेश्चन क्या आता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, कई बार देखा होगा आप लोगों ने, ये यहां से क्वेश्चन उठा के दे देगा, तो याद रखना एल्यूमिनियम कार्बाइड वगैरह इनकी तो बात अपन नहीं करेंगे, है ना। बाकी अगर किसी भी कार्बाइड में जितने नंबर ऑफ कार्बन है, हाइड्रोलाइसिस के बाद में उतने नंबर कार्बन का ही कोई एल्कीन या एल्काइन बनती है। तो इसका मतलब यहां पर कितने, देखो बन गई ना, एल्काइन बन गई, कितने कार्बन थे, 2, तो 2 की बनी है, 2 की C2H2 ले रखा है अपने, तो HC≡CH, एल्काइन बन गई यहां पे, एसिटाइलिन। ठीक है, ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइड को अपन ने डिस्कस किया। आगे बात करें अपन, अब देखो, अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक यहां पर स्टार्ट हो गया है स्टूडेंट्स, शेप के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में, है ना, और कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपन ने देखा होगा, आप लोग ट्राई करना, क्वेश्चन सोल्व करना। देखो टॉपिक पढ़कर छोड़ने से कोई विशेष औचित्य नहीं है, जब अपन इसका मंथन करेंगे, मैटर देखने पढ़ने के साथ साथ, लिखने के साथ साथ, अपन इससे आए हुए क्वेश्चन अगर अपने होते हैं आसानी से, देखते टिक होते हैं, तो उस टॉपिक की सार्थकता होती है। अदरवाइज वो टॉपिक बहुत ज्यादा, अपन ये कह सकते हैं कि कहीं कहीं डिलीवरिंग में कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, अच्छे से अपन डिलीवर नहीं कर पाए। बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको शामिल करते हुए मैटर तैयार किया गया है, तो कोई समस्या नहीं होगी। बस यही रहेगी कि इसको आप ज्यादा से ज्यादा कितना शेयर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वॉच कितना करते हैं। ठीक है, आप स्क्रॉल करके या आप इसको स्पीड बढ़ा के कर रहे हो तो फिर इतना ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ठीक है, और जो पीजी करके जो स्टूडेंट्स निकले हैं, एक एक बात को आप लिखने का काम करोगे। आगे बढ़ते हैं अपन, देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होती है, डिक्रीज। पीरियोडिक टेबल में बात कर रहा हूं मैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होती है, डिक्रीज। और लेंथेनम जो +3 है, +3 में बात करूंगा यहां में, लेंथ Ln+3 की साइड डिक्रीज होती है, डिक्रीज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हैलाइड्स। अगर साइज डिक्रीज होती है, आप ये सोचो कि मान लो ये लेंथेनोइड है और एक ये लेंथेनोइड है, अब इस पर कितने लिगेंड आ सकते हैं, कम ही आ सकते हैं, क्योंकि साइज क्या है, छोटी। इस पे बड़ी साइज है, तो बड़ी साइज है तो ज्यादा से ज्यादा लिगेंड्स का एक्यूमुलेशन हो सकता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर साइज छोटी है, डिक्रीज हो रही है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, डिक्रीज। जैसे LaF3 लेंथेनम की बात कर रहे हैं, ट्राइफ्लोराइड की, कोऑर्डिनेशन नंबर 11 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 11 है। और पेंटाकेप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म,
ये स्ट्रक्चर है। पेंटाकेप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म को मैं बताना चाहूंगा। ट्राइगोनल प्रिज्म तो देखो ये दो ट्राइंगल बनाना, बना दिए दो, ये रहे, एक ये रहा, देखो ध्यान से, ओके, दूसरा ये रहा, बीच में मेटल है। अब मेटल देखो, मेटल की कनेक्टिविटी देखो आप, इससे कनेक्ट हो रही है, इससे कनेक्ट हो रही है 3 और 3 6। अब आप जरा मुझे बताओ ट्राइगोनल प्रिज्म, इसको तो इतने स्ट्रक्चर को तो अपन ट्राइगोनल प्रिज्म बोलते हैं। पेंटाकेप्ड का मतलब कैप्ड कितने, 5 और इसके साथ में जुड़े हुए हैं, तो फेस के साथ जुड़े हुए हैं। देखो एक ऊपर वाला फेस हो गया, उसके साथ एक लिगेंड जुड़ा हुआ है, एक साइड वाला फेस हो गया, उसके साथ एक इस साइड वाला लिगेंड हो गया, वहां से भी जुड़ा हुआ है, एक ये वाला फेस हो गया, यहां से भी जुड़ा हुआ है। ये वाला फेस है पीछे वाला फेस, जिसको अपन शो नहीं कर सकते 2D में, तो यहां दिखाया है। तो पेंटा मतलब 1 2 3 4 5, इस वजह से इसको पेंटाकेप्ड बोलते हैं। ट्राइगोनल प्रिज्म हो गया। अब मेटल देखो कितने के साथ जुड़ी हुई है, देखो 5 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनके साथ में मेटल जुड़ी हुई है। जैसे इसके और इसके साथ जुड़ी हुई है, इसके और इसके साथ, वैसे इनके साथ में मेटल जुड़ी हुई है। ठीक है, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, 11 हो गए। याद रखिएगा इस चीज को। कोऑर्डिनेशन नंबर 11, स्ट्रक्चर पेंटा या ज्योमेट्री पेंटाकेप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म। ठीक है, अपने से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो स्ट्रक्चर होती बनती कैसे है वो पता पूछा जरूरी नहीं है, लेकिन अपने को पता होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर ये वास्तव में होती कौन सी है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। लार्ज साइज के कारण, इसको मैंने देखो इसी तरह से सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, कोई इंग्लिश नहीं दी है, केवल एक अपन कह सकते हैं एसएमएस की लैंग्वेज है ये। लार्ज साइज के कारण कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा होता है, मोस्ट कॉमन लेंथेनाइड +3 में होता है। हार्ड एसिड होता है, देखो अपन ने बीएससी फाइनली में एक थ्योरी पढ़ी थी, HSAB थ्योरी, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी, कि हार्ड जो होता है वो हार्ड के साथ ही जुड़ना पसंद करेगा और सॉफ्ट के साथ ही जुड़ना पसंद करेगा। इससे क्या होता है, ये जो कॉम्बिनेशन बनता है सेम टाइप का, चाहे हार्ड की बात कर लो चाहे सॉफ्ट की बात कर लो, वो कॉम्बिनेशन मोर स्टेबल होता है। क्या होता है, मोर स्टेबल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ओके, तो ये कह रहा है लेंथेनाइड Ln+3 हार्ड होता है, साइज छोटी है, हार्ड, वो तो जुड़ेगा किसके साथ, हार्ड बेस के साथ ये जुड़ना पसंद करेगा। जैसे O-2 हो गया, है ना, हेलाइड F हो गया, ये सारे साइनाइड हो गया, ये हार्ड की कैटेगरी में आते हैं। लेंथेनाइड्स में पाई एसिड लिगेंड के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं। जैसे देखो पाई एसिड लिगेंड कौन से होते हैं, CO, CN, PPS3, ये पाई एसिड लिगेंड होते हैं जो बैक बॉन्डिंग बना देते हैं। जो क्या कर देते हैं, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं ताकि अच्छे से अपन समझ सके, बैक बॉन्डिंग कर देते हैं। अब बैक बॉन्डिंग यहां पर हो नहीं पाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि लेंथेनाइड्स में 4f ऑर्बिटल होते हैं और डीपली बरीड होते हैं। डीपली बरीड का मतलब होता है अंदर धसे रहते हैं, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इनका कम से कम होता है। तो आप ये सोचो डीपली बरीड होते हैं तो 4f अंदर की तरफ होते हैं। अब पाई बॉन्डिंग, जैसे मान लो मैं CO के साथ में, ये CO इसने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये मेटल है जो मैंने दे रखी है, मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लिया। अब मेटल में 4f के ऑर्बिटल हैं, वो वापस इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो तो अंदर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर वाले देंगे। इसका मतलब बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, और बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है तो ये पाई एसिड लिगेंड के साथ में भी किसी तरह का बॉन्डिंग शो नहीं करते। अब कुछ लिगेंड है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना, NO3- CO3- 2 है, ठीक है, NO3- CO3- 2 ये लिगेंड होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। ये लिगेंड होते हैं वो स्मॉल साइज मेटल के साथ में मोनोडेंटेड और लार्ज साइज के साथ में बाइडेंटेड की तरह बिहेव करते हैं। अपन ने जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी थी तो अपन ने ये पढ़ा था कि NO3- CO3- 2 और SO4- 2 ये जो लिगेंड होते हैं मोनोडेंटेड के साथ साथ कभी कभी बाइडेंटेड की तरह बिहेव करते हैं। और इस बात को अपन आज समझ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं कि कहां बाइडेंटेड की तरह बिहेव करते हैं। तो ध्यान रखना, ये लेंथेनाइड्स की बात कर रहा है कि स्मॉल साइज मेटल के साथ तो ये मोनोडेंटेड है, लेकिन लार्ज साइज के साथ में ये क्या है, बाइडेंटेड की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा ही होते हैं, है ना, किससे, डी ब्लॉक से, क्योंकि डी ब्लॉक से ए ब्लॉक की साइज क्या होती है, बड़ी होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से कम अगर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं लेंथेनाइड्स तो वो लिगेंड बल्की होते हैं, भारी लिगेंड होते हैं।
अब की भारी लिगेंड है उसकी क्या डेफिनेशन होगी, कौन से होते हैं भारी लिगेंड, देखो मैं बताता हूं। बल्कि लिगेंड रिक्वायर्ड होंगे, ये चीज अपने पढ़ी। अब बल्कि लिगेंड कौन से होते हैं, जैसे मैं यहां लिखूं, मान लो एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बताना चाहूं तो मेरे पास है जैसे 2,6 डाइमिथाइल फिनाइल, ये एक लिगेंड है, बल्कि लिगेंड, ये बल्कि लिगेंड की कैटेगरी में आता है। जैसे NSIMe3 का होल ट्वाइस, ये बल्कि है। तो ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा ही होंगे। अगर 6 से कम है कोऑर्डिनेशन नंबर लेंथेनाइड्स के, लेंथेनाइड मेटल के, तो होता क्या है, या लेंथेनाइड्स के कम है तो होता क्या है कि लिगेंड जो होते हैं वो बल्कि होते हैं, जनरल लिगेंड नहीं होते कि F- हो गया, NO3- हो गया, ऐसे लिगेंड नहीं होते। ठीक है, अब देखो कुछ कॉम्प्लेक्सेस को अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहां पर मैंने एग्जांपल ले रखे हैं, फॉर एग्जांपल 2,6 डाइमिथाइल फिनाइल NSIMe3 का होल ट्वाइस, बल्कि लिगेंड है। अब कुछ एग्जांपल अपन ले रहे हैं जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर अपने को ध्यान में रखने होंगे, एग्जाम में ऐसे कैसे पूछे जाते हैं। देखो लेंथेनाइड का है, वैसे देखा जाए तो 5 और 5 10 है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 10 है, लेकिन होते कितने 11। कोई एक NO3 बाइडेटेड की तरह बिहेव करेगा। यहां ADTA है 6 और 3 9, ट्रेडिशनल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर THF का होल ट्वाइस कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर देखो ये NO3 है वो बाइडेटेड की तरह बिहेव कर रहा है यहां पर सीरियम के साथ में, सीरियम के साथ में, क्योंकि ये लार्ज साइज है। सीरियम से फिर नीचे आगे की तरफ जाए तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगने लगेगा, साइज क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो लार्ज साइज के साथ तो अपन ने बता दिया ये बाइडेंटेड की तरह बिहेव करेगा। तो बाइडेंटेड की तरह बिहेव करेगा तो ये बाइडेंटेड, तो हर NO3 दो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए, तो 4 के कितने हो गए 8 और एक ये हो गया 2, तो टोटल 10, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 10 हो गए। इसको 10 हो गए तो डोडेकाहेड्रल बोलते हैं अपन। फिर नेक्स्ट यहां पर ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत बार पूछा जाता है। आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की जो अब तक एग्जाम हुई है, लगभग एग्जाम लास्ट वाली एग्जाम्स में, ये 2-3 एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार तो पूछ लिया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12, क्यों, क्योंकि NO3 अपन ने डिस्कस किया बाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। दूसरी बार क्वेश्चन पूछ लिया इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, आइकोसाहेड्रल। तीसरी बार पूछ लिया कि इसमें NO3 किसकी तरह बिहेव करता है, बाइडेंटेड लिगेंड की तरह। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। ये सीरियम का है Cl6-2, तो 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, ऑक्टाहेड्रल हो गया। सिंपल अप्रोच है, इसमें कोई एबनॉर्मल केस नहीं है, तो ये ध्यान में रह जाएगा। आगे स्लाइड लेते हैं। अब देखो एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को बताई है, बहुत अच्छी बात अपने को पता भी होनी चाहिए। स्क्वायर एंटीप्रिज्म की स्क्वायर एंटीप्रिज्म ज्यामिति, ये ज्योमेट्री है, ये कब होती है, ये जब होती है जब आपके पास में लेंथेनाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो और लिगेंड SCSE हो, एसिटाइल एसीटोनेट हो। लिगेंड क्या हो, SCSE। तो सबसे पहले अपन देखो यहां पर मैं शो करवा दूंगा आपको, पहले इस स्टेटमेंट को ले लेते हैं। देखो यहां पर SCSE है, एट्रियम वाले, ये लेंथेनम वाले में SCSE है। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है ना यहां पर, तो स्क्वायर एंटीप्रिज्म, लेकिन यहां कोऑर्डिनेशन SCSE होने के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होना चाहिए। यहां पर कितना है 7। अब SCSE तो बाइडेंटेड लिगेंड है वैसे नॉर्मली, इसको अलग से कोई एक्सेप्शन नहीं है कि कहीं कहीं तो ये मोनोडेंटेड की तरह भी, वो तो कार्बोनेट, सल्फेट और NO3- की बात करेंगे, वो जो मोनोडेंटेड के साथ साथ बाइडेंटेड की तरह बिहेव करता है। अब यहां पर ये क्या हो गया, बाइडेंटेड है, हर में बाइडेंटेड ही रहेगा। तो अपन देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स को देखकर इजी वे में अपन बता सकते हैं कि यहां पर 8 है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो स्क्वायर एंटीप्रिज्म होगा जब लिगेंड SCSE हो। अदर देन SCSE लिगेंड भी हो सकता है। यहां पर 7 है तो मोनोकेप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म। अब मोनोकेप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म कौन सा हो गया कि यहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर तो रहेगी, ये लो इस तरह की स्ट्रक्चर तो रहेगी, लेकिन मेटल के साथ साथ एक ही फेज से कोई लिगेंड जुड़ेगा। तो देखो 1
2 3 4 5 6 और एक फेज से कोई लिगेंड जुड़ रहा है तो 7 लिगेंड हो गए, तो मोनोकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म हो गया। अब बाकी में सिंपल है, देखो अपन ने ये कहा था कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कम है तो बल्कि लिगेंड होंगे, बिल्कुल बल्कि आ गया। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 4 सिंपल टेट्राहेड्रल, 4 और 6 सिंपल टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, इसका इन दोनों की बात होगी। ये नियोडाइमियम है, H2O 9 आ रहा है यहां पर, तो H2O मोनोडेंटेड है, 9 है, 9 का ट्राई कैप्ड, देखो 6 तो ट्राइगोनल प्रिज्म में हो गए, ये रहे। फिर से वापस देख लो स्टूडेंट्स, ये ट्राइंगल बना लो एक, और एक ट्राइंगल नीचे बना लो, इनको जोड़ दो, बीच में मेटल लगी हुई है, इनको भी जोड़ दो। अब देखो इस मेटल के साथ 1 2 3 4 5 6, अब कोई 3 फेज से और बॉन्ड हो जाएगा, 9 हो गया। इसको ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़े अपन। अब है कलर और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। एक एक बात बता देंगे, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस तरह से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। यहां पर स्पेक्ट्रल और कलर प्रॉपर्टी, लेंथेनाइड्स हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं, बिल्कुल ये बात मान लें कि जनरली वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। किस फॉर्म में, वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं और वो एक्वस यानी लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं। अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कॉलेज लेक्चर में कि dd ट्रांजिशन के कारण कलर होता है, तो f ऑर्बिटल में, अब जब f एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वहां ट्रांजिशन कौन सा होता है, ff ट्रांजिशन। या तो बच्चों कलर शो होगा ff ट्रांजिशन के कारण, या कलर शो होगा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण। किसकी वजह से, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। दो कारण है, तो पहला कारण है ff ट्रांजिशन। चार्ज ट्रांसफर कहां का है, कुछ एक केसेस हैं ज्यादा चार्ज ट्रांसफर है होता है, तो कुछ एक केसेस हैं वो मेमोराइज किए जा सकते हैं, ध्यान रखा जा सकता है उनका। अब देखो ये कहते हैं कि सॉलिड स्टेट में होते हैं, है ना, सॉलिड और लिक्विड में, तो क्वेश्चन आता है लेंथेनाइड्स के कलर शो करने का मेन रीजन क्या है, एफ ट्रांजिशन। और एफ क्या होता है, एफ के लिए आपको एजिमुथाइल क्वांटम नंबर की बात करें तो sp_d_f होता है, और L की वैल्यू इसके लिए 0 होती है, इसके लिए 1 होती है, इसके लिए 2 होती है और इसके लिए 3 होती है। अब ये कह रहा है F यहां पर भी है और F यहां पर भी है कि नहीं है, ठीक है। अब FF ट्रांजिशन यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जंप करता है ना। अब याद रखना पीछे के वीडियो में ये एक बात आई थी कि dd ट्रांजिशन तो होता है कि d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, F की नहीं देखी। ध्यान रखना f ऑर्बिटल में जनरली अगर अपन बात करें तो वो लिगेंड की प्रेजेंस का है कि वो स्प्लिटिंग करता है कि नहीं। ऐसी बात नहीं कि स्प्लिटिंग नहीं होती है, स्प्लिटिंग तो होती है ना, तो उसको थोड़ा सा सुधार करना है। तो f से f में इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है, इसका मतलब f की वैल्यू यहां कितनी है, 3। देखो 3 है ना f की वैल्यू, और यहां पर भी कितनी है, 3। तो आपसे पूछे इसके l की वैल्यू कितनी है, 3, और l की वैल्यू कितनी है, 3, तो डेल्टा l कितना हो गया, 3 - 3 कितना हो गया, 0। जबकि लेपोर्टे रूल है वो ये कहता है कि डेल्टा एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, +-1, तभी कलर अच्छा सा होगा, कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये लेपोर्ट अलाउड नहीं है, एफ ट्रांजिशन फॉरबिडन है, क्योंकि यहां तो डेल एल की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, जबकि रूल के अकॉर्डिंग डेल एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +-1। तो ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये फॉरबिडन है। और फॉलो नहीं कर रहा है इस कारण ही ये जो लेंथेनाइड्स होते हैं वो पेल होते हैं। पेल का मतलब हल्के रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, हल्के रंग के। अगर ये इस रूल को पालन करते हैं, ओबे करते हैं, दैट मींस वो उसका कलर की इंटेंसिटी क्या होगी, डेफिनेटली ज्यादा होगी। ओके, अब कई बार क्या होता है कि लिगेंड अपन बदल दें, किसी कॉम्प्लेक्स में कोई लिगेंड है, ये MLN, मान लो मैंने एक L से एक N हटा दिया और एक L डैश ले लिया, लिगेंड बदल दिया, तो कलर की इंटेंसिटी बदल जाती है। लेकिन यहां पर लिगेंड चेंज करने से, यहां पर देखो द कलर ऑफ लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड का कलर लिगेंड चेंज करने से कभी प्रभावित नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा, वजह है क्योंकि लिगेंड, आप ये सोचो 4F तो अंदर की तरफ होता है, 4F तो डीपली बरीड अंदर की तरफ होता है, तो लिगेंड तो बाहर से आएंगे, तो बाहरी एनवायरनमेंट से 4F इफेक्ट नहीं करेगा। इफेक्ट नहीं करेगा तो कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है।
एफ एफ ट्रांजिशन आर शार्प बिकॉज एफ, देखो शार्प होने का क्या मीनिंग है वो मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करके बता दूं। एक अपने पास में स्पेक्ट्रा इस तरह का आता है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रा है, देखो ये पीक चौड़ी है, और यहां पर ये बिल्कुल चोटी होनी चाहिए, ये चोटा नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना भाई। ये चोटी होनी चाहिए, मतलब पीक होनी चाहिए, एकदम पॉइंटेड होना चाहिए, है ना, पीक होनी चाहिए। अब ये पीक कब होती है, जब कोई भी सिस्टम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इफेक्ट नहीं करता है, तब ये पीक पॉइंटेड आती है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इफेक्ट करने पर ये ब्रॉड आती है। अब डी ट्रांजिशन की बात करूंगा तो डी तो भाई बाहर की तरफ है, इनका एसपीडीएफ होता है अपने पास में शील्डिंग इफेक्ट, तो इसका मतलब डी क्या है, डी एफ की कंपैरिजन में शील्डेड की बात करें अपन तो डीपली बरीड नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है यानी लिगेंड, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब है ये लिगेंड, कोई बायोसिस्टम से रिलेवेंट नहीं है ये चीज, लिगेंड से, तो लिगेंड से प्रभावित होता है डी ट्रांजिशन, तो इसकी पीक आती है वो ब्रॉड आती है। लेकिन एफ एफ अंदर की तरफ होता है 4F, तो ये किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होता है, ठीक है, तो ये पॉइंटेड आता है, इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। देखो ये लिख रखा अपने एफ एफ ट्रांजिशन शार्प होते हैं क्योंकि 5S और 5P से लार्जली शील्डेड होते हैं, ठीक है ना, और एफ एफ ट्रांजिशन होते हैं वो शार्प एब्जॉर्प्शन बैंड शो करते हैं, ये मैंने बता दी, वही चीज बताई यहां पर। अब एक चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, एफ ऑर्बिटल डीपली बरीड होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, जिसके कारण वो लार्जली शील्डेड होते हैं इन्वायरमेंट फैक्टर से। इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन से, जैसे नेचर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, वाइब्रेशन ऑफ लिगेंड, इनसे प्रभावित नहीं होते, कितने वाइब्रेट करें, कितने भी लिगेंड आए, अलग अलग नेचर के आए, इससे ये प्रभावित कभी भी नहीं होता है। चलो अब कलर देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं यहां पर जिस कलर की भी बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बात कर रहा हूं। +3 का मतलब क्या हो गया कि यहां पर F0 आपको ये देखना है, जैसे मान लो आपके पास में आ गया सीरियम +4, तो F0 वो सीरियम +4 में F0 है ना, तो अब आप इस कंडीशन को अप्लाई करोगे। आपके पास में आ गया सीरियम +3, तो आप किस कंडीशन को अप्लाई करोगे, आप किसी पर्टिकुलर लेंथेनाइड के एलिमेंट पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको देखकर F कॉन्फ़िगरेशन सर्टेन करोगे, निश्चित करोगे। F0 है तो आपके पास में यहां कलर कलरलेस होगा, F1 भी कलरलेस होगा, F2 ग्रीन होगा, F3 लाइलेक होगा, ये पार्शियल वॉयलेट कलर होता है, F4 पिंक होता है, F5 येलो होता है, F6 पेल पिंक होता है, F7 कलरलेस होता है। इसी तरह से F8 पेल पिंक होता है, F9 पेल येलो होता है, F10 येलो होता है, F11 रोज पिंक होता है, F12 पेल ग्रीन होता है, F13 कलरलेस होता है, और F14 भी कलरलेस होता है। अब इनको याद कैसे करें, याद करने का तरीका यह होना चाहिए, देखो इसमें कलर की ट्रिक मैंने बता रखी है कि ग्रीन ले पिंकू, येलो पहले फेंक देना, तो ग्रीन F2 F3 F4, ग्रीन ले लाइलेक हो गया, पिंक पिंक हो गया, येलो हो गया, पेल पिंक हो गया, ठीक है, ग्रीन ले पिंकू येलो पहले फेंक देना, इसका याद रखना आप लोग। अब दूसरी एक चीज आपने एक चीज नोटिस की होगी यहां पर, वो क्या चीज है, देखो वो चीज ये है टू बी मेमोराइज की, क्या याद रखना है, 14 - n और n नंबर ऑफ f एलिमेंट्स हैं वो आइडेंटिकल कलर रखते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ वो मैं बता देता हूं। देखो जैसे मान लो F1 है, n की वैल्यू 1 है, 14 - 1 करो 13 हो गया। देखो ध्यान से समझो, मैंने n की वैल्यू 1 ली और इसमें से 14 - n करो, मतलब 14 - 1 तो कितना हो गया 13। तो ये कह रहा है n और 14 - n का कलर हमेशा सेम होगा, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू 2 ले तो 14 - n कितना हो गया 12, तो ये भी ग्रीन और ये भी ग्रीन, पेल ग्रीन का मतलब हल्का हरा है तो हरा ही। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है अपने को, क्या एक बात तो अपने को ये ध्यान रखनी है कि सीरियम प्लस ये कि 14 - n और n नंबर ऑफ f एलिमेंट्स आइडेंटिकल कलर रखते हैं, एक बात। दूसरी है F0 और F7 F14 कलरलेस होते हैं, क्योंकि या तो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, या बिल्कुल जीरो होते हैं, या साथ के साथ भरे रहते हैं।
ये कलर ओनली Ln+3 के लिए ही है, Ln+2 में अलग कलर होंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये लेंथेनाइड की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जितने F इलेक्ट्रॉन रहेंगे उन्हीं की बात हो रही है। F1 कलरलेस होने का कारण है ये इंपॉर्टेंट है भाई, 4F से 5D में ट्रांजिशन होता है, और 4F से 5D में ट्रांजिशन होता है वो यूवी रीजन से होता है। याद रखना, कलर तभी दिखाई देगा जब विजिबल रीजन से होता है, यूवी से कलर दिखाई नहीं देता है। तो F1 का रीजन ये है। अब 2-3 बातें और, सीरियम और Tb+3 इनमें 4F से 5D ट्रांजिशन होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग यूवी एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कि यूवी रीजन से कौन से बिलोंग करते हैं, Cerium+3 और Tb+3। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया Cerium+3 का मतलब F1 हो गया, और F1 का मतलब क्या हो गया, F1 का मतलब वही हो गया ऊपर अभी पेन ने दिखा था। 4F से 5D में लेपोर्ट अलाउड ट्रांजिशन है, बिल्कुल देखो D से F में जा रहे हैं तो डेल L की वैल्यू 1 आती है, और +-1 का मतलब लेपोर्ट अलाउ है, और लेपोर्ट अलाउड होते हैं उसका कलर इंटेंस होता है, ठीक है, इसीलिए कह रहा है स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन शो करता है। अब है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जनरली फुलफिल्ड या पूरी तरह से वेकेंट, मैं तो कहूंगा कि F0 वाले ज्यादा शो करते हैं। अब कौन से शो करते हैं, तो 3 याद रखने आपको चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में, एक तो Cerium+2+4 LMCT, Eu+3 LMCT और Sm+2 MLCT। अब इनका ये टाइप याद रखना है, Cerium+4 भी 0 हो गया, ठीक है ना, बाकी में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन येलो LMCT, ब्लड रेड कलर का MLCT, मतलब दोनों में LMCT है, एक में MLCT है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये लेंथेनाइड्स को मिस मेटल भी बोला जाता है, क्योंकि सीरियम, लेंथेनम, आयरन की कुछ अमाउंट होती है, कुछ अदर मेटल्स भी होती है इसमें। La2O3, इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, La2O3, ये क्रूक्स लेंसेज में यूज होता है जो यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करता है। सीरियम SO4 है, तो SO4 है तो Cerium+4 हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। अब देखो एक शिफ्ट रिएजेंट, ये 2000 शायद कितना 14-15 में जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया है शिफ्ट रिएजेंट का। अब शिफ्ट रिएजेंट का क्या मीनिंग है, ध्यान से समझना आप लोग, मैं बताता हूं आपको। देखो स्पेक्ट्रा शिफ्ट कैसे होता है, शिफ्ट रिएजेंट को कैसे डिस्कस करते हैं वो मैं आपको बताऊं। कि माना कि कोई एनएमआर स्पेक्ट्रा है, अलग अलग रेंज पे बताऊंगा मैं, मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग ले रखा है अपने। जैसे मान लो मेरे पास में ये स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रा में पीक आती है, मल्टीप्लेट आता है, इस तरह से आता है। मान लो अपन ने 400 मेगाहर्ट्ज पे स्पेक्ट्रा लिया है, ठीक है। अब मान लो मैं 200 मेगाहर्ट्ज पे लेता हूं, तो 200 मेगाहर्ट्ज पे मेरे पास में स्पेक्ट्रा ये आया। अब मैं इससे भी कम रेंज ले मैं 100 मेगाहर्ट्ज ही ले 100 मेगाहर्ट्ज ले तो मैं एकदम मेरे पास में स्पेक्ट्रा में ब्रॉडनेस कम हो गई, मतलब ये शिफ्टिंग है वो कम हो गई, समझ में आ गई। और ये शिफ्टिंग ध्यान चाहूंगा मैं, ये शिफ्टिंग कम कब हुई है, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएशन या वेरिएंट की फॉर्म में लिया, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया है, राइट। ओके, तो अपन कह सकते हैं कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्पेक्ट्रा ब्रॉड होता जाता है, चौड़ा होता जाता है, शिफ्टिंग होती जाती है, मल्टीप्लेट के या दो पीक के बीच में शिफ्टिंग बढ़ती जाती है। इसको समझ में आ गई बात, यानी जैसे जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया वैसे वैसे मल्टीप्लेट के, एक मल्टीप्लेट की दो पीक के बीच में शिफ्टिंग बढ़ती जाती है, ठीक है। अब अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाए बगैर किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में इस शिफ्टिंग को बढ़ा दूं, भाई जनरली तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने पर शिफ्टिंग बढ़ती है, लेकिन अगर मैं शिफ्टिंग को बढ़ाऊं किसकी हेल्प से, मैं कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ा रहा हूं, कोई रिएजेंट ले लूं और वो शिफ्टिंग को बढ़ा दे, तो उनको शिफ्ट रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिफ्ट रिएजेंट, ठीक है। अब शिफ्ट रिएजेंट अपने Eu+3 और Pr+3 बीटा डाई कीटोन को लिगेंड के साथ शो करते हैं,
बीटा डाई लिगेंड का कॉम्प्लेक्स हो, उसमें EU+3 और PR+3 है, वो ये लेंथेनाइड है जो शिफ्ट रिएजेंट के रूप में काम में करते हैं। विशेष याद रखना, अच्छे से याद रखना। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आ चुका। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि ये जो एफर्ट्स मैंने हम सब के लिए, आप सब के लिए किया है, वो बेनिफिशियल तभी होगा जब आप इसको थोड़ा सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं, शेयर करें। मेन बात इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सब्सक्रिप्शन और इसको फैलाना, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि जिसने वॉच किया है वो इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस करें एग्जाम्स में आए हुए, और अगर वो होते हैं तो निश्चित रूप से अपनी मेहनत फलीभूत होगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।